नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिखाई दे सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अतिक्रमण नियमितीकरण नीति 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मकसद उन छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों को राहत देना बताया जा रहा है जो सालों से सरकारी जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि प्रदेश में करीब 1,67,000 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में सरकारी भूमि पर काबिज हैं और इनमें बड़ी संख्या छोटे किसानों की है। अब सवाल यह है कि इस फैसले के क्या मायने हैं, क्या इसे केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगी और क्या यह आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार ने आखिर फैसला क्या लिया है। कैबिनेट ने जिस नीति को मंजूरी दी है उसके तहत सरकारी जमीन पर सालों से खेती कर रहे पात्र लोगों को मालिकाना हक देने का रास्ता खोलने की कोशिश की गई है। हालांकि ये कोई सीधी और आसान प्रक्रिया भी नहीं होगी। सरकार ने साफ किया है कि केवल कब्जा होना ही पर्याप्त नहीं होगा। दावेदार को यह साबित करना होगा कि वो लंबे समय से उस जमीन का उपयोग कर रहा है। इसके लिए एक गवाह की जरूरत होगी और संबंधित ग्राम सभा की मंजूरी भी अनिवार्य होगी। इसके अलावा राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन भी दावों की जांच करेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नीति का लाभ सभी कब्जाधारियों को नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास पहले से 20 बीघा से ज्यादा जमीन है वो इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। यानी सरकार इसे छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों तक सीमित रखने की बात कर रही है। सरकार का तर्क है कि ऐसे परिवार सालों से इन जमीनों पर खेती करके अपना जीवन चला रहे हैं और उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। यहीं से इस फैसले की असली बहस शुरू होती है। एक पक्ष कहता है कि अगर कोई परिवार 30 से 40 साल से किसी जमीन पर खेती कर रहा है और उसी से उसका घर चल रहा है तो उसे हमेशा अवैध कब्जाधारी कहना उचित नहीं है। ऐसे लोगों को कानूनी अधिकार मिलना सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है, खासकर पहाड़ी राज्यों में जहां खेती योग्य जमीन सीमित और आजीविका के साधन भी कम है। वहां यह तर्क काफी मजबूत दिखाई देता है। लेकिन दूसरा पक्ष भी उतना ही मजबूत सवाल उठाता है। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला आखिरकार उसका मालिक बन जाता है तो फिर कानून का क्या होगा? क्या इससे यह संदेश नहीं जाएगा कि पहले कब्जा करो और बाद में किसी नीति का इंतजार करो? यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि ये नीति नए कब्जों के लिए नहीं है बल्कि पुराने मामलों को सुलझाने के लिए है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर एक बार कब्जों को नियमित करने का रास्ता खुल गया तो भविष्य में ऐसे मामलों को रोकना और मुश्किल हो सकता है। अब जरा इस फैसले के राजनीतिक मायनों को समझना भी जरूरी है। माहिर मानते हैं कि प्रदेश में 1,67,000 कब्जाधारियों की बात कही जा रही है। भले ही इनमें से सभी पात्र ना हो, लेकिन ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में ये एक ऐसा वर्ग है जो सीधे तौर पर इस फैसले से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। इसीलिए ये मानना गलत नहीं होगा कि इस फैसले का राजनीतिक असर भी होगा। जाहिर है कि सरकार इसे गरीबों, भूमिहीनों और किसानों के हित में उठाया गया कदम बताकर जनता के बीच जाएगी। वहीं विपक्ष इसे दूसरी तरीके से पेश करने की कोशिश कर सकता है। विपक्ष कह सकता है कि सरकार कानून का पालन कराने के बजाय अवैध कब्जों को वैध बनाने का काम कर रही है। यानी आने वाले समय में इस मुद्दे पर दो अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ गरीब किसान को हक और दूसरी तरफ अवैध कब्जों को वैधता। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या इस नीति को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगी? इसका सीधा जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी भी है। ये विषय पहले अदालतों तक पहुंच चुका है और सरकारी और वन भूमि से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार और अदालतों दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि नीति कानून और नियमों के अनुरूप है तो मंजूरी का रास्ता खुल सकता है, लेकिन अगर कानूनी या प्रशासनिक आपत्तियां सामने आती है तो नीति में बदलाव भी संभव है।
या मंजूरी में देरी भी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने ग्राम सभा की मंजूरी को अनिवार्य बनाया है। इसका मतलब है कि अंतिम निर्णय केवल सरकारी फाइलों में नहीं होगा, बल्कि गांव के लोग भी इसमें भूमिका निभाएंगे। ये व्यवस्था फर्जी दावों को रोकने के लिए बनाई गई है, लेकिन यहां भी सवाल उठेंगे कि क्या हर जगह ग्राम सभा निष्पक्ष तरीके से फैसला कर पाएगी? क्या स्थानीय राजनीति और दबाव का असर नहीं होगा? ये भी एक ऐसा पहलू है जिस पर नजर रखनी होगी। अगर व्यापक नजरिए से देखें तो अतिक्रमण नियमितीकरण नीति 2026 हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक साबित हो सकती है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है या नहीं। अगर भूमिहीन और छोटे किसानों को न्याय मिलता है तो ये नीति सामाजिक बदलाव का उदाहरण बन सकती है। लेकिन अगर इसमें फर्जी दावे, राजनीतिक दबाव या कानूनी विवाद हावी हो गए तो यही नीति सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द भी बन सकती है। फिलहाल गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। मंजूरी मिलती है या नहीं, ये भविष्य बताएगा। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है? क्या दशकों से सरकारी जमीन पर खेती कर रहे गरीब परिवारों को मालिकाना हक मिलना चाहिए? और अगर सरकारी जमीन पर कब्जा आखिरकार मालिकाना हक में बदल सकता है तो फिर सरकारी जमीन की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।